साथियों नमस्कार, नीट पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी भरतपुर के सरस्वती अनुसंधान संस्थान जो हमारा निदेशालय है वहां पे, और हमारे साथ हैं डॉक्टर पी.के. राज साहब जो कि निदेशक हैं। सर स्वागत है आपका नीट पोर्टली में। धन्यवाद। और क्योंकि ये समय भारत में, खासकर उत्तर भारत में सरसों की बुआई का है और हम राजस्थान में हों, ये कैसे संभव हो सकता है कि सर से ना मिले। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। तो बाकी सब तो जो जानकारी आपके पास ही है। अभी सर जैसे बहुत सारे हमने लिखा कि मैं राजस्थान में हूँ, भरतपुर जा रहा हूँ, आपसे मिलूँगा। बहुत सारे किसानों ने अपने अपने क्वेरीज भेजी और सबका सवाल है वैरायटीज़ को लेके कि वो क्या वैरायटीज़ बोएं। अगर आप अलग अलग राज्यों के हिसाब से कुछ बता पाएँ, अपनी उन्नत किस्मों के बारे में बता पाएँ तो। जी हाँ, ऐसा है। किसान भाइयों को सबसे पहले तो नमस्कार जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। ये समय वास्तव में जैसा आपने कहा कि सरसों की बुआई शुरू भी हो चुकी है। अभी आप हमारे फार्म पे देखेंगे तो कुछ जो प्रायोगिक जो फार्म है उस पर बुआई हो भी गई है। और ख़ास करके जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ बुआई जो है ना बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि मानसून लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो जो भी नमी, संरक्षित नमी है, उसका उपयोग करते हुए किसान जो है ना बुआई की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात करेंगे जैसे सरसों में कौन सी प्रजातियों का, जैसे आपने कहा कि भाई प्रजातियों को लेकर बहुत बड़ी क्वेरीज रहती है, काफ़ी किसान हमसे भी पूछते हैं। तो किसान भाइयों को यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रजातियाँ विकसित की गई अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना के अंतर्गत, जो ये निदेशालय करीब 22 अपने जो कोऑर्डिनेटेड सेंटर्स हैं उनके माध्यम से देश के अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों के लिए उचित जो वहाँ की जलवायु परिस्थिति है उसके लिए उपयुक्त वैरायटी का विकास करते हैं। और वो प्रजातियाँ जो ना हमारी जैसे कुछ अगेती बुआई के लिए भी हैं, समय से बुआई के लिए, या किसी कारणवश किसान भाई अगर खरीफ की कोई फसल ले रहे हैं और वो कटाई देर से होती है, मान लीजिए 15 नवंबर के बाद बुआई करनी है, तो उस स्थिति के लिए प्रजाति अलग है। क्योंकि अगर आप पहले बुआई करने वाली या समय से बुआई करने वाली किस्मों का आप प्रयोग अगर देर से बुआई करने में करेंगे, या देर से बुआई करने वाली फसल जो प्रजाति है उसको समय से बुआई करेंगे, तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो जहाँ तक प्रजातियों की बात है तो कुछ प्रजातियों का नाम मैं यहाँ विशेष रूप से लूँगा। एक तो गिरिराज प्रजाति है जो यहीं सरसों अनुसंधान निदेशालय से निकाली गई, और ये प्रजाति हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, इन जगहों पर भी किसान भाई इसको उपयोग में ला रहे हैं। और बहुत अच्छी उपज है इसकी, करीब 25-26 कुंटल के आसपास उपज देती है हाँ प्रति हेक्टेयर। दूसरी जो प्रजाति हमारी है थोड़ा उसके बाद आई थी, DRMR 1165-40। ये प्रजाति गिरिराज के बराबर ही है, बल्कि कहीं कहीं ये उससे बेहतर प्रजाति है, और ये इन्हीं क्षेत्रों में उगाई जा रही है। चाहे आप राजस्थान ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, झारखंड ले लें, तो इन जगहों पे जहाँ राइस की बात नहीं है, धान से पहले मतलब समय से बुआई करने की ये फसलें हैं। इसके अलावा एक प्रजाति है जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से विकसित है, RS 749। ये प्रजाति अगर आप जल्दी बुआई करना चाहते हैं और खूब अच्छा समय मिल जाता है फसल को, 150-55 दिन का समय मिलता है, तो ये प्रजाति काफ़ी अच्छा उपज देती है। करीब 26-27 कुंटल इसकी उपज है, 28 कुंटल के आसपास। तो ये प्रजातियां हैं जो एक, और मध्य प्रदेश के लिए जैसे हमारी एक RBM प्रजाति है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वालिटी की, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ जो वैल्यू एडेड वैरायटीज़ का जो है ना विमोचन किया था, तो उन प्रजातियों के क्रम में हमारी पूसा जो संस्थान है वहाँ से विकसित काफ़ी प्रजातियाँ हैं, जैसे PM33 है, PM34, PM35, PM36। तो ये जो पूसा मस्टर्ड PM मतलब, तो ये प्रजातियाँ जो है ना, इसमें जो यूरिक एसिड और एक ग्लूकोसिनोलेट, दो जो कंपोनेंट हैं ये काफ़ी कम होते हैं, तो इनको हम क्वालिटी मस्टर्ड भी कहते हैं या वैल्यू एडेड वैरायटी कहते हैं। ये प्रजातियां हैं। अब मैं बात करूंगा जहां किसान भाई नवंबर प्रथम सप्ताह में बुआई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग प्रजातियां हैं। उसमें हमारी एक पुरानी प्रजाति थी, अभी भी ये काफ़ी पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इन भागों में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी काफ़ी हद तक किसान यूज कर रहे हैं इस प्रजाति का, और ये देर से बुआई करने में बहुत अच्छी उपज देती है, NRC HB 101। दूसरी प्रजाति हमारी है DRMR 150-35, जो इन्हीं परिस्थितियों के लिए देर से बुआई करने के लिए है। और जो हमारा ये जोन 2 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये हरियाणा, ये सब एरिया आता है,
इसमें अगर सिंचाई की सुविधा है और किसी कारणवश देरी से बुआई कर रहा है किसान, जैसे मान लीजिए ग्वार की फसल लिया हुआ है, अभी कटी नहीं है या देर से कटने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में हमारी 3 प्रजातियां हैं, 4 बल्कि, जो बहुत अच्छा उपज दे रही हैं। एक तो NRC HB 101 की बात मैंने करी, और इसके अलावा राधिका, ब्रिजराज और एक BPM 11। BPM 11 इस बार तो अभी अवेलेबल नहीं है, अगली बार से इसका बीज यहाँ उपलब्ध होगा। तो ये प्रजातियाँ राधिका, ब्रिजराज और DRMR 150-35, इनका उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। इसके अलावा किसान भाई बहुत कई जगह से हमारे पास भी आप लोगों के सवालात आते हैं कि भाई ये हाइब्रिड, तो किसान भाइयों मैं बताऊं, पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड में हम लोग अभी हाइब्रिड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमारा हाइब्रिड है NRC HB 506। इसका हमने लाइसेंसिंग कई सारी कंपनियों के साथ, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग करी है, और ये प्रजाति काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ये हाइब्रिड मिलता है किसी सोर्स से, क्योंकि हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हाइब्रिड आप ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के कई सारे हाइब्रिड्स हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी किसान भाई आप प्रजाति का चयन करें, वो बहुत सोच समझ के, चाहे हाइब्रिड हो, प्राइवेट से ले रहे हैं या सरकारी संस्थानों से ले रहे हैं, आप जो भी बीज लें, प्रजाति देख लें, आप अपने जो जलवायु परिस्थिति है, आपका जो राज्य है, उसके हिसाब से कौन सी संस्तुत प्रजाति है, किस स्थिति में आप बुआई करना चाहते हैं, समय से करना चाहते हैं, अगेती करना चाहते हैं, पछेती करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप प्रजाति का चयन करें। सर समय का क्या है, मतलब जैसे हम मानते हैं कि अभी 16 अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लोग शुरू करते हैं ज़्यादातर लोग, और उसके बाद में नवंबर तक लेके जाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ साथ उत्तर भारत में सर्किल चलता है। तो ये जो जिसके समय नहीं वैज्ञानिक, आपके हिसाब से समय क्या, मतलब वो क्या है, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? देखिए 4-5 राज्य हैं। देखिए अभी जो मौसम आप किसान भाई भी देख रहे हैं कि मौसम बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। अभी देखा आपने जो मानसून की बारिश है बहुत लेट हुई, तो जो जाता हुआ मानसून आजकल पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि जाता हुआ मानसून काफ़ी बारिश हो जा रही है। जहाँ तक आपने उचित जो वैज्ञानिक समय की बात करी है, तो उसमें मैं किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा बड़े वैसी, जिसमें आप अक्टूबर प्रथम सप्ताह से ही देखना शुरू करिए कि कब जो है वो पूरे दिन का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 31 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे तक रहे, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मतलब किसी 2 घंटे में, मान लीजिए 1 बजे 2 बजे तक, मतलब 2 घंटे 30-31 डिग्री पहुंच रहा है, उसके बाद उससे नीचे हो रहा है, तो ये सबसे अच्छा समय है। इस तरह की अगर परिस्थिति आपको 3-4 दिन मिल रही है, तो ये है जिसमें आपका अंकुरण होगा। इससे ज़्यादा अगर तापमान है वातावरण में, तो अंकुरण में प्रॉब्लम आती है, समस्या आएगी। तो जैसे खास करके हम लोग कहते हैं कि 15 अक्टूबर से ले करके पूरे अक्टूबर भर, मतलब सेकेंड फोर्टनाइट, दूसरा जो अक्टूबर का पखवाड़ा है, सबसे उचित समय है। और किसी कारणवश आपकी देर से भी होती है, नवंबर फर्स्ट वीक में भी आप अगर बुआई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि 15 नवंबर तक भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन तब आपको जो है ना प्रजाति का चयन थोड़ा सोच समझ के करना है, जो ऐसी परिस्थिति के लिए जो प्रजाति है उसी का चयन करना है। एक किसान साथी ने सवाल भेजा है कि बीकानेर की जो धोर है वहाँ पे कौन सी, जैसलमेर या जो जहाँ थोड़ा सा खेती हो सकती है, थोड़ा पानी, वो के लिए क्या बुआई? देखिए जैसे जैसलमेर और इस सब एरिया है, एक प्रजाति आती है सरसों की, तारामीरा। कुछ किसान, करीब ज़्यादा तो नहीं, 1.5 से 2 लाख हेक्टेयर एरिया है। और अगर आप राई सरसों की खेती, भारतीय राई की खेती करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा बीकानेर का क्षेत्र है, और बीकानेर में काफ़ी किसान हमसे बीज भी ले रहे हैं, और हमारा आपके गंगानगर जो ज़िला है, वहाँ पे जो कृषि विश्वविद्यालय है आपका, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, उसके अंतर्गत वहाँ का जो सेंटर है, जो JRS है, वहाँ पे हमारा एक बीज हब भी है, सीड हब, मस्टर्ड सीड हब, और वहाँ से वो लोग काफ़ी मात्रा में बीज उत्पादित कर रहे हैं और दे रहे हैं किसानों को। तो उन क्षेत्रों के लिए, बीकानेर के लिए, जैसे हमने एक हमारी प्रजाति बताई NRC HB 101, गिरिराज भी काफ़ी यूज कर रहे हैं किसान भाई। इसके अलावा जो गंगानगर की जो वैरायटी है, गंगानगर से जो विकसित है, RGN 273 है, RGN 229 है, RGN 73 है, ये प्रजातियां भी काफ़ी अच्छी हैं, जो उस एरिया के लिए काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती हैं। यूपी किसानों का था कि पश्चिमी यूपी खासकर जहाँ पे थोड़ा पानी की कमी है और गन्ना बेल्ट है, लेकिन वो लोग क्रॉप रोटेशन में सरसों ले लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ? क्रॉप रोटेशन में अगर सरसों लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्रॉप रोटेशन में सरसों आप ले सकते हैं किसान भाई। और इसमें गिरिराज है आपका, RS 725 है, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से, अगर एक सिंचाई की सुविधा है, सिर्फ एक सिंचाई की, तो RS 725
725 ये बहुत अच्छी प्रजाति है जो है वो जो जहाँ पे बरानी क्षेत्र है या सिंचाई की थोड़ा सा कम उपलब्धता है। इसके अलावा जो हमारी प्रजाति है 101 इसका भी काफ़ी उपयोग कर रहे हैं किसान भाई, और गिरिराज का भी उपयोग कर रहे हैं जिसमें जो गन्ना के बाद जो है ना खेती करते हैं। यहाँ एक चीज़ आपने कम सिंचाई की बात करी, तो यहाँ मैं किसानों को ये बताना चाहूँगा, किसान भाइयों को, देखिए सरसों की फसल में कई बार अमूमन किसान भाई 3-3 पानी लगाते हैं जिसकी कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने शुरू में कहा कि भाई कैसे आमदनी बढ़ाएं और कैसे लागत कम करें, तो उसमें 3 पानी की आवश्यकता नहीं, सरसों में सिर्फ 2 पानी की आवश्यकता है। एक जो है 35 से 40 दिन के बाद बुआई से, और दूसरा करीब 65 से 75 दिन, जब भी आपकी उपलब्धता हो सिंचाई की उस समय आप सिंचाई करते हैं। बाकी सरसों की फसल चूँकि सर्दियों की फसल है, तो जो भी ओस पड़ती है या नमी रहती है वातावरण में, उससे भी पत्तियां जो है ना उसका अवशोषण करके अपना काम चला लेती हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप 2 से ज़्यादा सिंचाई करते हैं, 3 या 4 सिंचाई करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जो तेल का प्रतिशत है वो कम हो जाता है बीज में। पौधा भले हरा भरा, हाँ, पौधा हरा भरा रहा है और किसान को लगता है कि उपज भी अच्छी हुई है, लेकिन उसमें जो है ना वो तेल का प्रतिशत कम होता है। और कई बार ज़्यादा नमी होने की वजह से कुछ बीमारी, जैसे सफ़ेद तना गलन रोग, एक काफ़ी प्रचलित बीमारी है, इसके प्रकोप होने की काफ़ी संभावना रहती है अगर ज़्यादा नमी है। रोग की बात करें तो जैसे हम जो बाराबंकी बेल्ट में है, यूपी का जो मध्य इलाका है और बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर किसान से एक ही पानी लगाते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा दूसरा पानी लगाते समय फूल झड़ जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक पानी लगाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और एक पानी अगर किसान भाई लगाते हैं तो कुछ प्रजाति जैसे हमने RS-725 बताई, ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है। अगर एक पानी आप लगाते हैं और इस प्रजाति का उपयोग करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप 24-25 कुंटल उत्पादन, 26 कुंटल, अगर आप उर्वरक का भी जो प्रबंधन अच्छे से करते हैं और देखभाल करते हैं और कोई बीमारी नहीं आती, कीट नहीं आता, तो हमारे जो किसान है, कई जो प्रोग्रेसिव किसान है, वो 30, 32, 35 कुंटल तक उपज ले पा रहे हैं इस राइस। क्योंकि बात चली फर्टिलाइजर की, तो सरसों को लेकर के जो आप सबके सवाल भी रहते हैं अक्सर कि कैसे जो है उसमें फर्टिलाइजर क्या डाला जाए, क्या बेसिन में डाला जाए, क्या छिड़काव किया जाए, और खासकर सल्फर को लेकर के अभी थोड़ी बात चलने लगी है। नहीं तो DAP यूरिया पे ही किसान केंद्रित था, तो उनके लिए क्या है? देखिए, हम लोग जो हमारे संपर्क में जितने किसान आ रहे हैं, चाहे किसी भी एरिया में हो, किसी भी राज्य में हो, उनको हम लगातार ये बता रहे हैं कि जो यूरिया, एक तो आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया इस्तेमाल करते हैं, आप करिए, और इसके अलावा जो फास्फोरस आप देते हैं, जैसे DAP इस्तेमाल करते हैं, तो DAP के जगह पे हम लोग कहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ करो। तो सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर किसान भाई आप उपयोग में लाते हैं, तो इसमें 16% जो है वो सल्फ़र होता है। और सल्फ़र एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो न सिर्फ इसकी उपज को बढ़ाता है, बल्कि तेल की मात्रा, जो बीज में तेल की मात्रा भी बढ़ती है इससे 1 से 1.5% तक। तो ये 16% के हिसाब से 2.5 कुंटल में आपको 40 किलोग्राम सल्फ़र पूरा मिल जाता है, जिसकी आवश्यकता होती है। अब जब आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, तो आपका यूरिया की मात्रा जो है ना थोड़ा कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से, और फिर कई बार हम लोग बताते हैं किसानों को, और आपने किसान भाइयों देखा भी होगा कि जैसे फली में कई बार जो है ना लास्ट में 2-3 दाने काफ़ी मतलब मैच्योर नहीं, हाँ, कमज़ोर रह जाते हैं। वो खास करके बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। तो खेत में जब आप खाद डाल रहे होते हैं शुरू में, जैसे कल बिजाई करनी है, आज हमने खाद की बिजाई करी है और कल आपको बीज की बिजाई करनी है, तो जब खाद की बिजाई करते हैं जिसमें यूरिया की आधी मात्रा डालते हैं, आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं, उसी समय बोरेक्स 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर एक और तत्व है जिंक सल्फेट, जिंक जिसकी बात कर रहे हैं हम। तो भारत की मृदा में वैसे तो जिंक की ठीक ठाक सी मात्रा रहती है, लेकिन कई जगह पर ये देखने में आया कि जिंक की कमी हो रही है खेत में। तो अगर हम जिंक की मात्रा, अगर आप जिंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जो है ना 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं जिस समय आप खाद डाल रहे हैं उस समय। अब अगर किसान भाई आपके पास जो है ना मृदा परीक्षण कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड अगर आपका बना है, तो वो आपकी काफ़ी हद तक जो है ना मदद करता है, जिसमें आप अपने जो खास करके उर्वरक पर जो आपकी लागत लगनी है उसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आप पे मृदा में क्या तत्व हैं, किस चीज़ की कितनी कमी है या किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उसी हिसाब से आप अगर उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है ना वहाँ पे अपनी बचत कर सकते हैं।
एक है सर, किसान ने पूछा है माहू को लेकर के। हमारा जो मतलब हमारा क्या यूपी से लेकर एमपी और पंजाब का एक बड़ा इलाका है जहाँ पे अधिक समय जैसे ही थोड़ा कोहरा बढ़ता है तो माहू का प्रकोप हो जाता है। इसमें माहो का प्रकोप अभी कई बार देखने में आता है, जैसे जब फरवरी का महीना या जनवरी के महीने में, जनवरी लास्ट में कई बार क्या है अचानक तापमान बढ़ जाता है वातावरण में, तो वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है ना माहो का प्रकोप होता है। तो माहो का जो प्रकोप होता है वो करीब करीब खेत में, अगर उस समय किसान भाई आपका डेली बेसिस पे अगर आप खेत का परीक्षण करते रहते निरीक्षण, तो जैसे आप पश्चिमी तरफ से उधर से देखेंगे, उत्तर पश्चिमी तरफ से, तो उधर में अगर कहीं आपको जो है ना कुछ शुरू में जो है ना किसी टहनी पे एफिड दिखाई देता है, 1 2 4 दिखाई देते हैं, तो तत्काल उसको टहनी को तोड़ के और ज़मीन में दबा दें ताकि वो बाकी फसल में नहीं फैलने पाए। और अगर ये फैल जाता है किसी वजह से तो इसमें फिर आपको समय रहते, और जब ये बाहर ही रहता है, ज़्यादा अंदर नहीं पहुंच रहा था, उसी समय आपको जो है ना वो कीटनाशी रसायन का छिड़काव करना है। अब आप कीटनाशी, कई सारे इसमें कीटनाशी हैं, और आप अपने जो भी निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र है या जो रिसर्च सेंटर है और उपलब्धता है, किस जो कीटनाशी की उपलब्धता है बाज़ार में, तो सबसे उचित कौन सा होगा इसका निर्धारण करके आप जो है ना इसका उपयोग करें। तो इससे क्या ना शुरू की अवस्था में ही आप एफिड पे नियंत्रण पा सकते हैं। यानी बचाव ज़्यादा कारगर हाँ, है। बचाव ज़्यादा, क्योंकि इसमें एकदम से पूरे खेत में नहीं आता है, ये शुरुआत होती है। और उस समय अगर जैसा मैंने कहा कि रोज़ आप खेत में जाते हैं और ध्यान से देखते हैं तो आपको पता भी लग जाएगा कि एफिड आ रहा है किनारों के पौधे में खा। सर, अभी हमने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जो भी किसानों के लिए कारगर होंगे ही। एक है बुआई की जो विधि, तो जो अगर हम बहुत सारे एक बड़े एरिया में किसान तो मतलब इधर राजस्थान या हरियाणा पंजाब में भी कुछ एमपी में लोग जो हैं बुआई करने लगे हैं मशीन से, लेकिन एक बड़ा इलाका है जो अभी वो छिड़काव से करता है। तो दोनों लोगों के लिए अगर हम लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और कुछ थोड़ा इस पर भी सर। देखिए, जो आपने सही कहा कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मुरैना वाला पूरा एरिया जो है, या फिर दिल्ली है, हरियाणा है, ये सब जगहों पे जो है ना वो लाइन सोइंग होती है। और इसमें जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर मेंटेन करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है ना सरसों की जो पौधे हैं उनको बढ़वार करने का पूरा मौका मिलता है। अब जैसे इसमें 1 2 चीज़ें और भी संभव हो पाती हैं। अगर आप लाइन सोइंग किए हुए हैं तो शुरू में जैसे जो खरपतवार इसमें आते हैं तो उनका जो 2 कतारों के बीच से खरपतवार का जो है ना वो उन्मूलन काफ़ी हद तक संभव है। और दूसरा क्या है कि अगर जैसे पहली सिंचाई देते हैं 30-35 दिन पे आप सिंचाई देते हैं, उसके 5-7-10 दिन में जो भी खरपतवार आते हैं तो उस समय तक फसल की बढ़वार इतनी नहीं होती है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकें, तो उस समय भी आप जो है ना थोड़ा बहुत खरपतवार का उन्मूलन कर सकते हैं। तो ये एक खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है। दूसरा क्या है, पौधों को स्पेस मिलता है, पूरा जगह मिलती है पौधों की बढ़वार के लिए, तो उसमें उत्पादन अच्छा होता है। जैसे छिटकवा विधि से अगर लगाते हैं किसान भाई तो कई बार जैसे हमारी जो सीड रेट है जो हम लोग संस्तुति करते हैं वो तकरीबन 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और कई किसान अगर ध्यान से लगाते हैं, लाइन सोइंग को मेंटेन करते हैं तो 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम तक में भी किसान जो है ना बिजाई कर पाते हैं, जिसमें पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी मेंटेन होती है। तो जैसे छिटकवा विधि से कई बार आपका 5, 6, 7, 8, या जैसे हम आसाम की बात करें, अभी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अभी बताएंगे आपको, तो वहाँ पे 20-20 किलो, 15 किलो, 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जो है ना, तो जैसे इतने ज़्यादा घनी हो जाती है फसल की, पौधों को पूरी बढ़वार करने का वो स्पेस नहीं मिलता, उनको प्रकाश नहीं मिलता, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, तो उसमें फिर दाने भी कम बनते हैं और उपज भी बहुत प्रभावित होती है। तो एक से मैं यही कहूँगा कि जो अपने गेहूँ की जो बिजाई करते हैं किसान भाई उन क्षेत्रों में, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी काफ़ी हद तक मैं देखता हूँ कि छिटकवा विधि से करते हैं, तो आपका जो आप सर इसकी बिजाई करते हैं आप गेहूं की, जिसमें आप हैरो से करते हैं, कल्टीवेटर में जो है ना एडजस्टमेंट होता है, उसमें सीड ड्रिल टाइप का बना दिया है, तो लोकल लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो वो इसी सीड ड्रिल को जो गेहूं वाला है इसी में थोड़ा माइनर एडजस्टमेंट करके ये सरसों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये आप अगर कतार से कतार में बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो पहले शुरुआत में आपका बीज बचेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाँ, खरपतवार में कई फायदे आपके कई सारे फायदे हैं इसके।
अब हम ये थोड़ा जानना चाहें कि जो संस्थान है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ हम तेल को कंज्यूम करने वाले देश हैं और बहुत ज़्यादा हमारा वो भी है, तो संस्थान किस तरह से इस दिशा में जा रहा है, जो बड़ा एक इसका सिनेरियो बताएं हमें, और कोई बीज लेना चाहता है तो उस बारे में भी बताएं। देखिए, ये संस्थान अपने आप में अकेला संस्थान है पूरे देश में जो राई सरसों के विकास पे काम कर रहा है, यहाँ भरतपुर में है। और हमारे जो अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना है, ये कुल 25 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे 22 कोऑर्डिनेटिंग और 24 वॉलंटियर सेंटर के माध्यम से। उन केंद्रों के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि उन लोकेशंस जो हमारी एक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है या जलवायु परिस्थिति है, तो लोकेशन स्पेसिफिक प्रजातियों का विकास और पौध उत्पादन, जो हमारा प्लांट जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो विधियां हैं उनकी तकनीकी है, प्लांट प्रोडक्शन की तकनीकी, उसका विकास करना है। और ये संस्थान यहाँ पर 1993 में स्थापित हुआ और तब से लगातार जो है ना ये संस्थान काम कर रहा है। और अब तक हमारी अखिल भारतीय राई सरसों परियोजना के माध्यम से 200 से ज़्यादा प्रजातियों का विकास हो चुका है पूरे देश में। और अभी हमारे इस जो प्रजातियां विकसित हैं इस परियोजना के माध्यम से, उसमें से करीब 53 प्रजातियां, टोटल तो 63 प्रजातियां जो सीड चेन में हैं, जो कि पिछले मतलब 10 साल या 15 साल के बीच में जो है ना बनी हैं प्रजातियां, और वो किसान ले रहे हैं। अब जैसे हमारी जो कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे हम लोगों का जो मैंडेट है वो है कि लोकेशन स्पेसिफिक जो प्रजातियों का विकास करना है, तकनीकी का विकास करना है। तो इसमें हमारे कुछ टारगेट एरियाज़ हैं, जैसे हमारा एक तो हाइब्रिड डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारा चल रहा है और इसमें कंसोर्शिया के रूप में हम 4 केंद्रों को लेके साथ जो ना हम हाइब्रिड का प्रोडक्शन, जो प्रजाति का हाइब्रिड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। और बहुत जल्दी ही हम लोग जो है ना पब्लिक सेक्टर के कुछ हाइब्रिड हम देने की स्थिति में हैं। इसके अलावा अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, जैसे हमने कहा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो है ना वो राइस का फैलो बहुत बड़ा एरिया है, मतलब धान की बात जो है ना, धान की फसल के बाद आपको सरसों लेनी है। तो ऐसी स्थिति में जो किसानों की डिमांड रहती है कि 100 दिन या 110 दिन में पककर तैयार होने वाली प्रजाति चाहिए उनको, और जिसका उत्पादन भी अच्छा हो, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ हमारी जो है ना प्रजातियाँ आई भी हैं और कुछ हमारी पाइपलाइन में हैं जो जल्दी आएंगी। इसके अलावा जो हमारा कुछ एरिया है बुंदेलखंड का, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा बिल्कुल कम है या एकाध सिंचाई की सुविधा है, और वहाँ बहुत जल्दी जो है ना गर्मी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर बहुत जल्दी जैसे कटाई के समय में राइज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है ना जल्दी पकने वाली जो है ना प्रजातियों का विकास करना है, और इसमें हमारी 2-3 प्रजातियों का हमारा विकास हुआ। कुछ प्रजातियाँ वहाँ अच्छा कर रही हैं और लगातार हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम आते हैं, जो हमारा मेन जोन है जो अपना एक जो सरसों जहाँ उत्पादित होता है, जहाँ सिंचित क्षेत्र है और समय से बुआई करते हैं, तो यहाँ पे किसानों की जो प्राथमिकता रहती है हाई यील्डिंग, कम से कम जो है ना 3 टन उपज देने वाली प्रजाति हो, जिसमें तेल का प्रतिशत भी अच्छा हो। तो तेल प्रतिशत बढ़ाने पे भी हमारा काफ़ी हद तक फोकस है। और अभी आप देखेंगे तो जैसे हमने अभी बताया PM35 या PM36 वैरायटी है, PM35 में 42% तेल की मात्रा है और PM36 में 41.8% तेल की मात्रा है। गिरिराज में हमारी 41% तेल की मात्रा है। तो ये जो अमूमन पहले तेल की मात्रा कम हुआ करती थी, हम लोग इसमें बढ़ा रहे हैं तेल की मात्रा। तो ये हमारे कुछ जो है ना वो टारगेटेड वो प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग चला रहे हैं। इसके अलावा हमारा कुछ प्रोग्राम चल रहा है जैसे एरिया एक्सपेंशन का, जिसमें हम खास करके आसाम में कर रहे हैं, जहाँ पे एक आसाम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, जो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग आसाम के 15 ज़िलों में राई सरसों की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, एरिया एक्सपेंशन कर रहे हैं राइस की हार्वेस्टिंग के बाद जो सरसों की खेती। और हर साल हम लोग 5000 डिमॉन्स्ट्रेशंस इन जगह पे लगाते हैं। और इसके अलावा हम लोग फील्ड डे भी कर रहे हैं, किसानों को ट्रेनिंग देना है, मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देना है, लिटरेचर जो असमिया लैंग्वेज में हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं किसानों को, बीज बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग उत्पादित करा के वहाँ दे रहे हैं जो वहाँ के लिए उपयुक्त प्रजाति है। वहाँ पे कुछ एरिया में तोरिया की ही खेती हो सकती है, तो उसमें TS38 जो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, तोरिया की बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको भी हम लोग ले रहे हैं। PM28 को ले रहे हैं, NRCHB 101 का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा DRMR 150-35 का, तो वो हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। दूसरा हमारा एक टारगेटेड जो प्रोग्राम चल रहा है झारखंड में चल रहा है। झारखंड में आप देखेंगे तो जो 10-11 ज़िले हैं जो शुरू से ही परंपरागत रूप से राई सरसों का उत्पादन करते रहे, जैसे ये बिहार से लगे हुए ज़िले हैं, दुमका है, गढ़वा और ये सब,
लेकिन हमने जो शुरू किया है इसमें ट्राइबल सब प्लान में हम लोगों ने दूसरा एरिया लिया है, जैसे रांची, गुमला, ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि, लोहरदगा और छतरा, ये ज़िले हमने लिए हैं। आदिवासी बेल्ट है, गुमला हार्डकोर ट्राइबल एरिया है। और आप देखेंगे तो 2017 से हमने एकदम टारगेटेड प्रोग्राम वहाँ चलाया, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि चूँकि वहाँ पे सरसों होती नहीं थी उन जिलों में, तो सरसों एक तरह से वहाँ पे जो भी एरिया बढ़ा है वो पूरे स्टेट का एरिया बढ़ा। तो 2.75 लाख हेक्टेयर एरिया था 2017 में, जो अभी जो है ना मौजूदा हालत में 4.25 लाख हेक्टेयर एरिया है राई सरसों के अंदर झारखंड में। और एरिया कितना है होगा? पूरे देश में अभी जो है ना 80 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा, 8 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा है। और उत्पादन रिकॉर्ड अभी पिछली बार का जो हमारा आकलन आया है उसके हिसाब से 114 लाख टन का अनुमान है, जो हाईएस्ट है, मतलब अभी तक का जो है ना उत्पादन जो है ना हो रहा है। और अगर हम पिछले 8-9 सालों से अगर देखेंगे, अगर कंपैरिजन करेंगे 2013-14 से लेके और अब तक का, तो आप पाएंगे कि उत्पादकता में जब 13-14 में 1083 मतलब 1000 करीब 10.83 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज थी, जो अभी 15.24 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो नेशनल एवरेज है। तो ये बढ़ा है, तो ये काफ़ी, और एरिया भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है, तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है इसमें राई सरसों की फसल में। और इसका कारण भी कुछ रहा है, जैसे खास करके गवर्नमेंट की कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे ब्लेंडिंग, इसमें मिलावट बैन किया। इसके अलावा जो एमएसपी हर साल सरकार बढ़ा रही है इस पे राई सरसों का, तो इससे जो है ना काफ़ी किसान जो है ना खेती कर रहे हैं इससे।